Yes, Vite. How many sectors are included? All the 5 children can tell. Option C. Yes, option C is the right answer. These all 3 sectors are included. Economic activity मतलब economy के अंदर ही तो 3 sectors are there: primary, secondary and tertiary. Tertiary sector का ही other name होता है services sector also. और secondary का other name होता है industries sector या the same is called manufacturing sector. ठीक है. और primary को कई बार लिख देते हैं agricultural sector. पर होता तो उसमें और भी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, बट कई बार मोस्टली आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर. चलिए, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर आउट ऑफ दीज 4 एग्जांपल्स? हाँ जी, एनीवन कैन टेल? Fishing. हाँ जी, स्पीक लाउडली. प्लीज रिपीट. Fishing. फिशिंग. बी ऑप्शन, फिशिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शंस है दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस प्राइमरी सेक्टर. सो फिशिंग इज द राइट आंसर. वेरी राइट. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर? अब ध्यान से सोचना है आपने. हाँ जी, मिताली. Generation of electricity. वेरी राइट. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा. डिस्ट्रीब्यूशन तो सर्विस में आ जाता है कि आगे फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो यहाँ पे आएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेटे जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड. हाँ जी बेटे, वी वर एट फोर्थ क्वेश्चन. हाँ जी, व्हाट इज इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर? टर्शरी सेक्टर. हाँ जी, एनीवन कैन टेल जिसने भी हैंड रेज किया है? Wheat trading. Wheat trading. यस, वीट ट्रेडिंग. ग्रोइंग नहीं आएगा, वीट ट्रेडिंग ये आ जाता है हमारा टर्शरी सेक्टर. वेरी राइट. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. On the eve of independence, major population was engaged in agriculture, followed by service sector and industrial sector because Indian economy was, हाँ जी, Imbalance. yes, Imbalance. हाँ, very right. Imbalanced economy थी under the British rule. So B answer, B option is the right answer. Imbalanced. वीडियो ऑन कर लो बेबी और सजनों, वीडियो ऑन कर लीजिए जरा. यस. हाँ जी, प्रांजल वेलकम. कल प्रांजल को टाइम टेबल की गलती लग गई है, गुस्सा हुई मेरे से. मैम आपने मुझे एडमिट नहीं किया. चलो. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन. हाँ जी, Primary sector. Primary sector. प्राइमरी सेक्टर. वेरी राइट, प्राइमरी सेक्टर. सेवंथ क्वेश्चन. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज. हाँ जी, Underdeveloped and stagnant economy. yes, underdeveloped and stagnant economy. Stagnant economy का मतलब होता है जिसमें that economy which does not show any increase in per capita income. कोई इनकम बढ़ती नहीं है, जो जितनी है तकरीबन उतनी की रहती है, स्टैटिक सी रहती है. सो underdeveloped and stagnant economy. Very right. Now 8th question. During British rule, the basic infrastructure, roads, railways, water transportation was. हाँ जी, क्या किया गया था इसको? Developed. Yes, it was Developed. developed by the British. चाहे उनके अपने फायदे के लिए था, but still they made some efforts. It was developed. Very right. 9th question. On the eve of independence, Indian economy was called a dependent economy because. Dependency on other countries for food chain. अच्छा, और कोई? ध्यान से देखिए. Agricultural productivity was low. मुझे तो सारे ही लग रहे हैं. All of these. All of these. ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि ये सारा कुछ ही हो रहा था ना. डिपेंडेंट का मतलब सिर्फ फूड ग्रेन्स के रिगार्ड से नहीं होता, हर तरह से. जब इकॉनमी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है तो दैट मीन्स डिपेंडेंट ही है वो.
तो ये भी हो रहा था, ड्यू डिके हो रहा था हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, प्रोडक्टिविटी वाज लो, डिपेंडेंस फॉर फूड ग्रेन थी, ऑल ऑफ दीज आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडियन इकोनॉमी वाज, ध्यान से, All of these. यस All of these. ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। स्टेगनेंट, डेप्रिशिएटेड, डिसइंटीग्रेटेड। स्टेगनेंट का तो मैंने भी बताया, जिसमें पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज नहीं होती। डेप्रिशिएटेड होता है दिनों दिन नीचे की ओर जाना, वैसे तो ना रिडक्शन इन वैल्यू, तो अब उसको लिटरली नहीं लेना, इसका ये एक एडजेक्टिव के तौर पे दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड। जैसे हम कहते हैं ना कि ये कोई पर्सन ये तो डेप्रिशिएट ही हो रहा है, तो डेप्रिशिएट का मतलब ही हर तरह से नीचे की ओर ही जा रहा है, मतलब तरक्की नहीं कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। और डिसइंटीग्रेटेड होता है बिखरा हुआ होना, भी कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, अभी कोई काम हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कहाँ कहीं कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब कोई एक प्रॉपर वेल प्लानिंग के साथ नथिंग वाज गोइंग ऑन, ये मतलब है इसका। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रीज वर बैकवर्ड एज अंडर, हाँ जी, इनमें से कौन कौन सी थी या सारी थी? हाँ जी बताइए। All of these. ऑल ऑफ दीज आएगा, सभी तरह की जो इंडस्ट्रीज थी। लाइन जो क्वेश्चन की लाइन है ये थोड़ी ठीक नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन इज नॉट वेरी करेक्ट। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये ऐसे होना चाहिए था, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रीज वर कैटेगराइज्ड एज अंडर, या वर एग्जिस्टिंग अंडर दीज हेड्स, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होना चाहिए था। वर बैकवर्ड एज अंडर, मतलब लाइन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम अपनी ओर से, ये एक सैम्पल पेपर में से आई एम टेकिंग दिस, तो कई सारे क्वेश्चन वैसे ही दिक्कत है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेम द इकोनॉमिस्ट हु इज वेल नोन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। VKRB Rao. यस, डॉक्टर, इनके आगे डॉक्टर लगा लेना, ये अगर वैसे ही आ जाए क्वेश्चन, डॉक्टर VKRB राव। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया वाज टू, ध्यान से पढ़ लीजिए बेटे, पहला है इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू ब्रिटेन। सेकंड, इंपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्ट, नो ये नहीं है। थर्ड है इंपोर्ट ऑफ बोथ, ये भी नहीं हो सकता। डी, Option A. ए ऑप्शन इज द राइट वन। ए है कि इंडिया से प्राइमरी प्रोडक्ट्स को भेजा जाता था, रॉ मटेरियल्स को, दैट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू ब्रिटेन, और वहाँ से इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड बनी हुई मशीन मेड गुड्स का यहाँ आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड नहीं है, उसमें नेक्स्ट पेज पे 2 ही क्वेश्चन थे, मैं वैसे ही बोल देती हूँ। द फैक्टर्स हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और लो प्रोडक्टिविटी। ऑप्शंस हैं लो इन्वेस्टमेंट, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। All of these. All of these. ऑल ऑफ दीज आएगा, बाकी तीनों चीजें हो रही थी, तो ऑल ऑफ दीज इज द, फिर से बोल देती हूँ ऑप्शन, लो इन्वेस्टमेंट, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये सारा विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर, तो फिर आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा ये ध्यान से सोचना, इंटरेस्टिंग है ये। विच वाज द हाईएस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया? हाईएस्ट ऑप्शंस हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। Infant mortality rate. Infant mortality. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा था, तो IMR, ये आपको ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन IMR, तो उसका मीनिंग देना है आपने। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी। व्हेन वर द रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1850. 1850 is the right answer. 1850, C option is the right answer, ये वाला। Okay, next question. Which was the most important infrastructure developed during the British rule? इन चारों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा था और काम में आ रहा था? Railways. रेलवेज वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो चारों ही किए उन्होंने जितना थोड़ा बहुत हो सकता था, बट रेलवेज वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। डैश ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921. Yes, 1921. Reason क्या? Can anyone tell the reason? आंसर ठीक है 21। रीजन
कोई बच्चा बता सकते हैं? High birth rate and low death rate. हाँ, वो ठीक है, आपने ठीक बताया, बट थोड़ा सा आपको इसको ऐसे बोलना है आपने कि भाई 1921 से पहले देयर वाज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, तो मतलब दोनों ही ज़्यादा है, जितने पैदा हो रहे हैं उतनी डेथ भी हो रही है, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी दैट वाज नॉट वेरी हाई, जो आबादी थी ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रही थी, बट आफ्टर 1921 देयर वाज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो अब अगर डेथ कम होती है, बर्थ ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग जिंदा रहते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 1921 के बाद देयर वाज कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट इज़ वाई इसके पहले कंसिस्टेंट इंक्रीज या राइज नहीं थी, बैलेंस्ड सी ही सिचुएशन थी, बट 21 के बाद लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो इस करके ये डिवाइड बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, मेजर कॉज ऑफ decay of Indian industries during British rule? हाँ जी, Both A and B. both A and B. yes, Both A and B. आएगा, very right, दोनों ही रीजन है, डिस्क्रिमिनेशन और ये वाला, both were the reasons, very right. Female literacy level during the British rule was, 8th question, 7%. 7% is the right answer, very good. Next 9th question, during the British rule high mortality rate was due to, Both A and B. Both A and B. हाँ पढ़ लो पहले ध्यान से, इनएडिक्वेट थी पब्लिक फैसिलिटीज और फ्रीक्वेंट नेचुरल क्लाइमेट, हाँ जी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट है अंडर कॉलोनियल डिस्पेंसेशन, कॉलोनियल डिस्पेंसेशन मतलब कॉलोनियल रूल के अंदर रहते रहते द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वर कंसर्न्ड विद, हाँ जी, Promotion of British economic interest. yes, Option very C. right. उनके अपने इंटरेस्ट में थी, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वेरी राइट आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट लेसन, कॉमन गोल्स वाला चैप्टर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, बाय ग्रोथ विद इक्विटी मीन्स, फर्स्ट वन, बाय ग्रोथ विद इक्विटी मीन्स, आगे ऑप्शंस पढ़िए, ग्रोथ मीन्स कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जीडीपी एंड इक्विटी मीन्स एवरी पर्सन मस्ट गेट सम बेसिक नीड्स, या टू प्रिवेंट concentration of economic power, to provide more facilities to poor backward, to check monopolistic tendency, मतलब इन चारों में A से option. ए ऑप्शन, वेरी A. राइट, पहले वाला है जो, ये ठीक है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर आउट ऑफ ऑल दीज 4, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय, ये अभी ना, चलो अभी के लिए आप बता दो, अगर पता चल जाता है आपको, फिर ये बाद में थोड़ा और डिटेल में ये टॉपिक बाद में करना है, हमने एग्जाम्स के बाद करेंगे। कौन सा है? All of these. नहीं, इसको भी आप ऐसे ही याद कर लेना, रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी, ये रियल वाले का फिर ये थोड़ा डिटेल में है, अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं था, तो अभी हमने नहीं करना है, ये रियल जीडीपी आंसर है। क्या होता है, दिस वी विल डू लेटर, ठीक है, सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ ए कंट्री मीन्स, अब पढ़ लो ज़रा, लॉन्ग सेंटेंसेज हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, आई हैव रेड, आई होप यू, Option A. Option A. ऑप्शन ए बोल रहे हो आप, और सोच लो ज़रा ध्यान से, सोचिए ज़रा। कीर्तन ने वीडियो ऑन किया हुआ है, और तो कोई नहीं वीडियो ऑन करता है। मिताली, काशवी, हिमानी, अमनप्रीत, मैम सी। किसने बोला बेटे? मुस्कान, यस। मुस्कान वीडियो ऑन करो पहले, तभी मैं मानूंगी कि आपने बोला है, नहीं तो मुझे नहीं पता चलना। मुस्कान, कीप वीडियो ऑन। कर लिया मैम। कर लिया, ठहरो मुझे देखने दो। हाँ मुस्कान, अब ठीक है, ऐसे बोला करो, ठीक है। कौन सा बोला आपने मुस्कान जी? बी? सी मैम। हाँ, सी बी इज द राइट आंसर। ध्यान से सोचिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ कंट्री का मतलब होता है किसी कंट्री की गवर्नमेंट का कैसे अपने कंट्री में, हाउ इंडस्ट्रीज आर टू बी
developed, how they are to be nurtured, कैसे उनको आगे बढ़ाना है ना, how they are to be looked after, इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा देना है, तो उस हिसाब से देखें तो फिर ये हमारा बी आंसर बनता है, इंटरनल फिलोसफी ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर अंदर की पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विच शेप्स द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देयर। बाकी कोई नहीं बनता है कि कोई इंडस्ट्री को अलाउ करना नहीं करना, ऐसा नहीं, मतलब इनमें से ये वाला बनता है कि कंट्री के सरकार की अपनी पॉलिसी कैसे इंडस्ट्रीज को एनकरेज करे, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रेक थ्रू इन एग्रीकल्चर वाज द रिजल्ट ऑफ डैश। 2 ऑप्शंस इधर हैं बेटे, 2 ऑप्शन इधर भी दिए हुए हैं। ब्रेक थ्रू होता है मतलब एक सडन कुछ चेंज आ जाना, पॉजिटिव चेंज आना, एक टर्निंग पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं, टर्निंग पॉइंट। मैम ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, और कोई बच्चा, एनीवन एल्स? या फिर ऑप्शन सी, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ये राइट आंसर है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो एक वास्ट टर्म है, इसके अंदर तो सारा कुछ ही आ जाता है। टर्निंग पॉइंट, ब्रेक थ्रू पूछा ना, मतलब एकदम से सडन चेंज कब आया, तो दैट केम आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये आना 1966 ऑनवर्ड्स जो स्टार्ट हुआ। सी इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन मीन्स। हाँ जी, All of these. यस, ऑल ऑफ दीज। वेरी राइट, ऑल ऑफ दीज आएगा, सभी तरह की चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन होना। नेक्स्ट, इक्विटी इज अटेन्ड बाय रिड्यूसिंग। इक्विटी इज अटेन्ड बाय रिड्यूसिंग। बोथ। Gap between. पॉवर्टी नहीं आएगा, अगर पॉवर्टी कम करते हैं तो भी, बोथ। हाँ, बोथ वाला राइट ऑप्शन है। बेटर वन देखना, मतलब अवेलेबल सिचुएशन में से बेटर वन। अपने आप में ये भी ठीक है, अकेला ये भी ठीक है, बट जब हमें ये ऑप्शन दिया है तो फिर हमें बोथ ही कहना चाहिए कि दोनों चीज़ों को अगर कम करें तो इक्विटी अटेन हो ही जाती है। बोथ इज द राइट आंसर। अगर ये बोथ ना होता और ये दोनों दिए होते, फिर गैप वाला बेटर ऑप्शन था। ठीक है, मतलब आपने देखना, कंपेयर करना है आपने। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस मीन्स। ये मैं पहला बोल देती हूँ, ए ऑप्शन है, रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। ये एड लिखा हुआ है, AID, एड और फॉरेन लोन्स। एड का मतलब हेल्प जो होती है। ऑप्शन ए ऑप्शन, यस, दिस इज द राइट आंसर। सेल्फ रिलायंस मीन्स रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। फॉरेन एड मतलब फॉरेन असिस्टेंस या हेल्प, और एंड फॉरेन लोन्स। ए इज द राइट आंसर, वेरी राइट। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, डैश आर इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर्स इकोनॉमी। हाँ जी, ऑल ऑफ दीज। All of these. ये तो सिंपल सही है, ऑल ऑफ दीज आएगा। अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स जनरेटेड ड्यू टू डिफेक्टिव है बेटे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, डिफेक्टिव, DEFECTIV, डिफेक्टिव सॉइल आर, कि अगर सॉइल बढ़िया नहीं है तो क्या क्या समस्या हो सकती हैं। सेलिनिटी ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, ये है सेम, SEM, सेम का होता है वेटनेस, गिली गिली नहीं होती, मतलब हमेशा ज़मीन में जिसमें पानी सही रहता है, मतलब सूखती नहीं है, कभी ड्राई भी नहीं होती, तो उसमें भी कोई ज़्यादा ऑल फसल। ऑफ दीज। यस, All of these. वेरी राइट, ऑल ऑफ ये सारे ही डिफेक्ट्स होते हैं इन सभी तीनों चीज़ों के करके, सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए, थोड़ा ही टाइम रह गया, जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। नेक्स्ट है, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी वाज फेमस एज। बताइए थोड़ा फास्ट, 6 मिनट रह गए, जल्दी कर ले। चलो ये मैं बता देती हूँ, नहीं आ रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, उसी को कह देते हैं न्यू एग्रीकल्चरल। ओके, कनव ने हाथ खड़े किया था। ओके कनव, आप अगला बता दीजिएगा, नेक्स्ट बता देना। सो इसका आंसर है ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, मेजर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ जी कनव, नाउ यू वांट टू टेल। कनव ऑल ऑफ दीज। या कोई और? यस, ऑल ऑफ दीज आएगा राइट आंसर, क्योंकि सारा कुछ ये हो रहा था, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, HYV सब कुछ था, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच क्रॉप्स वर बेनिफिटेड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन।
both, both, बोथ आएगा, राइस एंड व्हीट दोनों ही थे. ओके, नेक्स्ट 13th. प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन लैंड रिफॉर्म्स लाइक. प्रॉब्लम all of these, सॉल्व्ड लैंड रिफॉर्म में क्या क्या था, सब प्रॉब्लम्स. हाँ, ऑल ऑफ दीज आएगा, इसमें सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश की गई थी. ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 14th. ड्यू टू न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी more crops grown are destroyed by. pests, Yes, pests is the right answer. Very good. Next, industrial goods are taken into consideration into dash which sector? Industrial goods कौन से सेक्टर में आता है ये? secondary sector, Secondary. secondary, Very good Kanav. Secondary sector. Next question. 16th. At the time of independence, private sector did not take interest in capital intensive industries because of. both, Lack of capital. बोथ आएगा सी. दोनों ही चीजें थी. लैक ऑफ डिमांड भी था लोगों की तरफ से और कैपिटल था बाय इन्वेस्टर साइड. बोथ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन. मेन रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल यूनिट्स इज. all of these, all of these, मेन डिफरेंस. investment. मेन डिफरेंस सारे नहीं पूछे. बेसिक डिफरेंस. मेन का मतलब बेसिक. इन्वेस्टमेंट आना है क्योंकि कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब से पता चलता है कि स्मॉल स्केल है कि लार्ज. इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर. वैसे तो बाकी भी बन जाते हैं बट वो सेकेंडरी फैक्टर्स बनते हैं. जो खास पूछा हुआ है ना हमें मेन, तो फिर जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड आंसर है वो होना चाहिए. नेक्स्ट. डैश इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड टिल 1990. इसमें से कौन से साल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया जो आपने पढ़ी है? 1952, यस, 1956. ये रेजोल्यूशन इसी को आईपीआर को ही फॉलो किया गया है अप टू 1990. नेक्स्ट. हमारे सिलेबस में भी यही है, बाकियों की डिटेल नहीं है, और भी है बट फॉलो इसी को मेन किया गया था. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन. अनाउंसमेंट्स मेड इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज वर. हाँ जी, ये अभी आप लेसन करोगे. abolition of licensing, हाँ, एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला, तो उसमें है ये एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग. सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सबके लिए लाइसेंसिंग हैज बीन एबॉलिश्ड. नेक्स्ट. इंडियन गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड लॉन्ग टर्म विजन आफ्टर 12th प्लान दैट इज 2017. हाँ जी, इसका क्या आएगा? लॉन्ग टर्म विजन में कितने सालों के लिए, ये मैं बता देती हूँ. ये 15 ईयर्स है. ये चैप्टर के अंदर नहीं है, थोड़ा सा अलग से पूछ लिया उन्होंने. 15 ईयर्स. ठीक. नेक्स्ट है द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड एंड ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर आर नोन एज. इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड एंड ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ही कंट्रोल में है, तो वो प्राइवेट भी नहीं हो सकती, स्मॉल भी नहीं हो सकती, लोकल भी नहीं हो सकती. उनके लिए नेम हैज बीन यूज्ड रिजर्व इंडस्ट्री, जिसको हम ये बोल देते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर. तो फिर जो रखा ही गया है, जो चीज़ रखी ही गई है गवर्नमेंट के बनाने के लिए या काम करने के लिए, तो उसको चाहे कह दे पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर या रिजर्व इंडस्ट्री. मतलब वैसे तो आप सोच सकते हो कि रिजर्व तो फिर स्मॉल स्केल के लिए भी हो सकता है, दैट्स ओके, बट इन ऑप्शंस में से अगर हम चूज करना हो तो फिर ये बनती है हमारी रिजर्व इंडस्ट्री फॉर पब्लिक सेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट. ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू. both, हाँ, बोथ आएगा, दोनों को ठीक करने के लिए. एक्सपेंशन और रीजनल इक्वालिटी. ठीक है. ड्यू टू फॉरेन ट्रेड. हाँ जी, क्या आएगा? चलो मैं बता देती हूँ, 1 मिनट. all of these, हाँ, ड्यू टू फॉरेन ट्रेड ये आएगा ऑल ऑफ दीज. ये राइट आंसर है. 24th क्वेश्चन. मेन पार्टनर पैरामीटर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ मेन पार्टनर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आर. ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें, ये सभी हैं, सभी के साथ ट्रेड किया जाता है अभी. नेक्स्ट. वॉल्यूम, डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड आर स्टडीड इन. ट्रेड से रिलेटेड बातें किसमें स्टडी की जाती हैं? इन द, ये आएगा इन द फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, है ना, क्योंकि है ही ट्रेड से संबंधित है तो ट्रेड में स्टडी किया जाता है ये. ठीक. ठीक है जी. सो विद दिस आई एम गोइंग टू, because immediately after this I have next class also, so I am going to end the meeting. All the best for your papers, do well and all the best once again. ठीक है. Thank you.